jelly like substance, it is called nucleus pulposus. न्यूक्लियस पल्पोसिस। तो ये जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, इट इज डिराइव फ्रॉम द नोटोकॉर्ड। ठीक है। तो notochord becomes nuclear pulposus of intravertebrate disc in adults. Neural plate gives rise to neural tube and neurocrest cells. हमने देख लिया कैसे हुआ। And फिर वो बता रहा है कि lateral walls of neural tube are divided into alar and basal plates. तो ये भी हमने देखा था कि what is meant by these alar and basal plates. मैं आपके साथ एक पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ so that you have better memorization of this concept. तो ये थी वो न्यूरल ट्यूब। ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब थी। ये न्यूरो एपिथेलियल सेल्स हैं छोटे छोटे, लाइनिंग द इनर कैविटी। और ये हैं, दीज आर द एलर प्लेट्स डोर्सली, और ये बेसल प्लेट्स वेंट्रली। ठीक है। तो अब एलर प्लेट्स और बेसल प्लेट्स को खास प्रोटीन स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, साथ जो खास ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं। तो फॉर एलर प्लेट्स दोज आर बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स, बीएमपीज। अब मैंने इसके बारे में कोई एमसीक्यू यू वर्ल्ड में नहीं देखा, लेकिन चूंकि फर्स्ट एड में आई हैव टू मेमोराइज इट, याद रखें, लेकिन नॉट वेरी हाई शील्ड। और बेसल प्लेट्स दे आर स्टिमुलेटेड बाय सोनिक हेजहॉग प्रोटीन्स। ठीक है। सोनिक हेजहॉग काफी इंपॉर्टेंट है, इनका भी आगे जिक्र आएगा, तो रिमेंबर देम। Now let's move on towards the development of other structures. Further development कैसे होती है? तो हमने न्यूरल ट्यूब बनाई थी, और ये न्यूरल ट्यूब वक्त के साथ साथ पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। एंड ये यहाँ पे इन्होंने शो की हुई है, दिस इज द सेम न्यूरल ट्यूब। लेकिन अब फर्क क्या है, इसके अंदर सेगमेंट्स बन गए हैं। ठीक है। एंड वी नेम दी सेगमेंट बिकॉज हर सेगमेंट से अलग पार्ट डिराइव होने हैं ब्रेन का। So the first segment is which is gonna form the forebrain, ये इसको हम कहते हैं prosencephalon. The midbrain would be formed by mesencephalon, और last पर hindbrain is formed by the rhombencephalon. Now this part is mostly cramming, इसमें concept थोड़ा ही है। हाँ, एक चीज यहाँ पे मेंशन कर लें, ये जो फोर ब्रेन है ना, इट्स डिवाइड्स इनटू टू फर्दर पार्ट्स। ये देखें, राइट और लेफ्ट में डिवाइड हुआ है ये, राइट एंड लेफ्ट टीलेंसेफेलॉन, क्योंकि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ना। तो दिस स्टेप इज रेगुलेटेड बाय सोनिक हेजहॉग प्रोटीन्स, ये यहाँ पे मेंशन कर लें। क्योंकि अगर ये डिवीजन नहीं होगी, अगर ये फोर ब्रेन दो में डिवाइड नहीं करेगा, तो देन वी वुड कम अप विद द पैथोलॉजी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इस अगले पेज पर उस पैथोलॉजी का नाम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फॉर नाउ रिमेंबर एसएचएच एज की रोल इन दिस स्टेप। ये थीलेंसेफेलॉन will give rise to these structures, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बनाएगा, बेसल गैंग्लिया बनाएगा। हम डिस्कस करेंगे बेसल गैंग्लिया क्या होते हैं आगे एनाटॉमी पोर्शन में। डाईएन्सेफेलॉन विल फॉर्म थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड योर आईज, रेटिना। ठीक है। तो ये तो हो गए जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इसमें से, लेकिन साथ ही साथ वेंट्रिकुलर सिस्टम भी बन रहा है। ठीक है। अब वेंट्रिकल सिस्टम एनाटॉमी पोर्शन में आगे डिस्कस हुआ वे बड़े डिटेल में, लेकिन फिलहाल एक ओरिएंटेशन देने के लिए मैं आपको शॉर्टली ब्रीफ सा समझा देता हूँ कि वेंट्रिकल सिस्टम कैसा होता है। तो मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ कुछ देर। तो ये देखें, दिस इज द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ एन एडल्ट। ठीक है, ये भी है, और ये जरा 3D एनिमेशन है उसकी, कैसा दिखता है। तो इसी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये जो आपको नजर आ रहा है सबसे बड़ा वेंट्रिकल, दिस इज द लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है, दिस इज द लैटरल वेंट्रिकल। और लैटरल वेंट्रिकल के अंदर ही ना देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है।
ये जो सारी वेंट्रिकल है ना, ये दीज आर लाइंड विद स्पेशल एपिथेलियम, ठीक है। उसको हम कहते हैं एपेंडाइमल सेल्स, विच आर लाइनिंग ऑल ऑफ द कैविटी, वेंट्रिकुलर कैविटी ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और देर आर सम स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स, स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स कहाँ पे? इन द क्रोइड प्लेक्सस। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है टू प्रोड्यूस CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पे आपका सारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है यहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड इट सर्कुलेट्स इन दिस इन दिस इन दिस लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है। अब आपको सिग्निफिकेंस बता दूं, दो मेन काम है इस सिस्टम के। एक तो ये ब्रेन को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका, उसको कुशनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और दूसरा CSF की जो फ्लो है इन द सबएरेक्नोइड स्पेस, उसकी रेगुलेशन, वो भी इसी सिस्टम के थ्रू होती है। तो ये दो बड़े काम है सिस्टम के। तो CSF यहाँ क्रोइड प्लेक्सस से प्रोड्यूस होते हैं, एंड देन यू कैन सी देयर दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल के बीच में देयर इज दिस ओपनिंग, इसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। चूंकि हम 2D व्यू में देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक नजर आ रहा है, ये दो होते हैं, राइट पर और लेफ्ट पर। अगर आप अगली जो 3D एनिमेशन वाली पिक्चर है, इसमें आप देखें, इसका दो नजर आएंगे आपको, और एक राइट पर है और एक लेफ्ट पर है, ठीक है। तो यहां से CSF विल एंटर द थर्ड वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल एक और आपको नजर आ रही है डक्ट, दिस पासिंग डाउन, ठीक है। ये मिड ब्रेन वाला पोर्शन होता है, दिस इज द मिड ब्रेन पोर्शन। इसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। सेरिब्रल एक्वीडक्ट कनेक्ट करती है थर्ड वेंट्रिकल को विद द फोर्थ वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है, यहां तक। फिर यहां से फर्दर यहाँ पे फोरामिना होते हैं तीन, ठीक है। वन इन द मिडल एंड टू ऑन लेटरल साइड। तो जो मिडल में होता है उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी, और जो लेटरली होते हैं उनको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ लुश्का, लुश्का एंड मेजेंडी। यहां से CSF इट एग्जिट्स द फोर्थ वेंट्रिकल एंड it becomes a part of the subarachnoid space which surrounds the brain, ठीक है। तो मैं आपके साथ एक और बड़ी अच्छी पिक्चर है वो शेयर करता हूँ। यहाँ पे इतने अच्छे उसने दिखाए नहीं फोरामेन, लुश्का और मेजेंडी। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ये नेट्रस की पिक्चर है और काफी अच्छी है। हम्म। So here you can watch, ये था lateral ventricle and this is the choroid plexus, see this is the choroid plexus, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है CSF। ये है फोरामेन ऑफ मोनरो, यहाँ से एग्जिट हुआ एंड एंटर्स द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल से फिर दिस डक्ट द मिड ब्रेन, ये है सेरिब्रल एक्वीडक्ट, और यहाँ से वो आ रहा है फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। ठीक है, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है वो, दिस, ये हो गई सेरिब्रल एक्वीडक्ट, इसका दूसरा नाम है सेरिब्रल एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस। एंड यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल से देयर इज फोरामेन ऑफ मेजेंडी,
फोरामेन ऑफ रुश्का इसने नहीं यहाँ पे किया हुआ, लेकिन फोरामेन ऑफ रुश्का भी होता है। तो इट एग्जिट्स एंड इट एंटर्स द सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है। तो सारे ब्रेन को ऐसे वो फिर कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं। और वहां से आगे कहाँ जाते हैं सीएनएस, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये देखें, कुछ आपको यहाँ पे सीएसएफ जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है वहां से कुछ ग्रेनुलेशंस नजर आ रही हैं। ये ग्रेनुलेशंस, इसको ना मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा। तो लेट मी जूम इन दिस पोर्शन, तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है ना आपको सराउंडिंग द सब एरेक्नॉइड स्पेस, दिस इज द साइनस। ठीक है। ये आपके ब्रेन के इर्द गिर्द देयर इज अ सिस्टम ऑफ वेन्स। ठीक है। तो इस सिस्टम के इस सिस्टम के अंदर ग्रेनुलेशंस बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये दिस इज द वेन, ठीक है, द साइनस कैरिंग द ब्लड। और सीएसएफ का कुछ पोर्शन, मैं उसके लिए ब्राउन कलर ले लेता हूँ। सीएसएफ का कुछ कुछ पोर्शन है इसके अंदर ऐसे, इट फॉर्म्स दीज ग्रेनुलेशंस इनसाइड। ठीक है। ये राइट बीनीथ इसके सीएसएफ है, सब एरेक्नॉइड स्पेस है। तो यहाँ से क्या होता है, अब हमें पता है कि सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर वी हैव आवर सीएसएफ। मैं इसे ग्रीन से ड्रॉ करूँ, ये सारा सीएसएफ है। तो सीएसएफ यहाँ से एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशंस में जाता है, और एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन से फिर वो इट एंटर्स द वेन्स। तो इस तरह से आपका सीएसएफ सर्कुलेट करता है। कॉर्ड प्लक्सस से प्रोड्यूस होकर लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल से सेरेब्रल एक्विडक्ट, वहां से फिर फोर्थ वेंट्रिकल से होता है वह फोरामेन ऑफ लिश्का मेजेंडी से सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस से एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशंस के अंदर, और वहां से वेन्स के अंदर। तो इस तरह से ये सर्कुलेट करता है। हम आगे ना कुछ पैथोलॉजीज पढ़ेंगे, उनको हम कहते हैं हाइड्रोसेफेलस, व्हेन देयर इज abnormal increase in the CSF in the ventricular system। वहां पे हम देखेंगे इस सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होती है, जिसकी वजह से सीएसएफ प्रोड्यूस तो हो रहा होता है लेकिन एग्जिट नहीं कर पा रहा होता सिस्टम से। तो उससे वेंट्रिकल्स एनलार्ज हो जाते हैं, वेंट्रिकुलर मेगैली हो जाती है। अभी उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको एक ओरिएंटेशन देनी थी वेंट्रिकुलर सिस्टम की। अब हम इसकी डेवलपमेंट समझ सकते हैं कि इसके कौन से पार्ट्स कहाँ से डेवलप होने हैं। तो हमने शुरू किया था लेटरल वेंट्रिकल से। तो दीज आर द लेटरल वेंट्रिकल। तो लेटरल वेंट्रिकल कहाँ से बन रहे हैं, टीलेंसेफेलॉन से। इसी तरह से थर्ड वेंट्रिकल इज फॉर्म बाय डायएन्सेफेलॉन। सेरेब्रल एक्विडक्ट मैंने आपको बताया था मिड ब्रेन के अंदर होती है, तो ये मिड ब्रेन वाले पोर्शन से ही बन रही है, विच इज द मीजेंसेफेलॉन। ठीक है। लास्ट पे the rhombencephalon further divides into two parts, meton and myelencephalon. Again, ये वाला पोर्शन जरा क्रैमिंग वाला, you have to remember it. Metencephalon will forms, अब ये इस सारे पोर्शन में आपके ब्रेन स्टेम बनाना है। इसमें पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला है। ठीक है। एंड ओवरऑल रोमेंसेफेलॉन विल फॉर्म द फोर्थ वेंट्रिकल। इसका कुछ पार्ट जो है, मीटेंसेफेलॉन विल फॉर्म द अपर पार्ट एंड माइलेंस विल फॉर्म द लोअर पार्ट, बट मिलके ये सारा फोर्थ वेंट्रिकल बना रहा है। तो देखिए ये वही एडल्ट पिक्चर ही आया, लेटर वेंट्रिकल से एम्प्टी होके थर्ड वेंट्रिकल में आया, थर्ड से सेरेब्रल एक्विडक्ट से होता हुआ फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया सीएसएफ। तो दिस इज हाउ द वेंट्रिकुलर सिस्टम इज फॉर्म्ड। ठीक है। इसमें हाई शील्ड बात वही एसएचएच वाली आपने याद रखनी, मैं भी रिपीट करूंगा वो आगे। ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी उसने बात की हुई है कि जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं वो कैसे डिराइव होते हैं। तो इसका ना बड़ा आसान सा तरीका है याद रखने का। आ, ये वाला रूल हर जगह अप्लाई होता है पूरी फर्स्ट एड के सिलेबस में, द रूल ऑफ एक्सेप्शंस। आप बजाय हर एक चीज को याद रखें, आप एक्सेप्शन याद कर लें, बाकी आपको ऐसे ही याद रहेगी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पहले बात करते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स पीएनएस सीएनएस, हम सीएनएस की पहले बात करें। सीएनएस में जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं, और मतलब ब्रेन के अंदर दो मेन टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो आपके न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने फायरिंग करनी है इम्पल्स वगैरह की, और साथ कुछ होते हैं सपोर्टिंग सेल्स
जो न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, नरिशमेंट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उनकी ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, उनको हम कहते हैं ग्लायल सेल्स। ठीक है, न्यूरोग्लायल सेल्स। तो आपके जो सारे न्यूरॉन्स हैं और आपके जो सारे ग्लायल सेल्स हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम न्यूरो एक्टोडर्म। वो जो न्यूरल प्लेट बनाई थी ना हमने, सारे कहाँ से डिराइव होते हैं? जस्ट रिमेंबर द एक्सेप्शन, वो है माइक्रोग्लाया। ठीक है, जो सपोर्टिंग सेल्स है ना वो है चार तरह के। उसमें एस्ट्रोसाइट्स आ जाते हैं, उसमें एपेंडिमल सेल्स आ जाते हैं, उसमें माइक्रोग्लायल सेल्स आ जाते हैं, और उसमें ओलिगो डेंड्रोसाइट्स आ जाते हैं। हम ये सारे डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी पोर्शन में, नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करने हैं हमने। लेकिन फिलहाल उनके सिर्फ डेरिवेटिव आपको याद हो कि ये सारे सेल्स न्यूरो एक्टोडर्म से डिराइव होंगे, जो हमने ड्रॉ की थी न्यूरल प्लेट, एक्सेप्ट फ्रॉम माइक्रोग्लाया। तो उसको रिमेंबर, माइक्रोग्लाया के एम से याद रखना है कि दिस स्टार्ट्स फ्रॉम एन एम, हेंस इट्स डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। तो माइक्रोग्लाया मेसोडर्म से आता है। माइक्रोग्लाया इज बेसिकली द मैक्रोफेज ऑफ द सीएनएस। आपको पता है ना, मैक्रोफेज बॉडी में कहीं भी है उसका नाम बदल जाता है। वो लिवर में उसको कुफर सेल्स कह देंगे, और वो लंग्स के अंदर है उसको डस्ट सेल कह देंगे या एल्वेओलर मैक्रोफेज कह देंगे। वो सीएनएस के अंदर है उसको माइक्रोग्लाया कह देंगे। ठीक है, वो आपकी बोन के अंदर है तो उसको ओस्टियोक्लास्ट कह देंगे। तो इसी तरह से ब्रेन के अंदर जो मैक्रोफेज है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोग्लिया, एंड इट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल, इट्स डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्म। फिर हम आते हैं पीएनएस के ऊपर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है आपके? सेंसरी सारे रिसेप्टर्स वगैरह आ जाते हैं, आपकी सेंसरी नर्व एंडिंग्स वगैरह आ जाती हैं, आपके डोर्सल रूट्स, जो स्पाइनल कॉर्ड में डोर्सल रूट्स एंटर होती हैं, गैंग्लिया सारे, sympathetic ganglia, parasympathetic ganglia, all of these are derived from न्यूरोक्रेस्टल्स। ठीक है, तो ये सिंपल हमने कर लिया अपने लिए। पीएनएस सारा न्यूरोक्रेस्टल से आना है। इवन जो पीएनएस के सारे सपोर्टिंग सेल्स हैं उसमें सैटेलाइट सेल्स हैं, हम ये डिस्कस करेंगे कौन से सेल्स हैं, श्वान सेल्स हैं, सैटेलाइट सेल्स हैं। तो ऑल ऑफ देम आर डिराइव फ्रॉम न्यूरल क्रेस्टल्स। तो अब हम फर्स्ट इट को रीड कर लेते हैं, उसने क्या बताया हुआ है। वो तो न्यूरो एपिथेलिया है, न्यूरल ट्यूब, उसने क्या बनाना है? सीएनएस न्यूरॉन, सीएनएस के ग्लायल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपिडेमल सेल्स। अब देखें यहाँ पे उसने मीजोडर्म से जो ड्राइवर है माइक्रोग्लिया, उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि वो मीजोडर्म से आ रहा है। इस तरह न्यूरोक्रेस्ट सेल विल फॉर्म ऑल ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स। उसमें कौन कौन से आगे? उसमें डोर्सल रूट गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एंटेरिक, पेरिफेरल ग्लायल सेल्स भी वहां से आ रहे हैं। हम भी डिस्कस करेंगे ग्लायल सेल्स क्या होते हैं। एंड एड्रीनल मेडुला मैंने मिस कर दिया था, इट इज आल्सो डिराइव फ्रॉम न्यूरोक्रेस्ट सेल्स। तो ये जो आपके सारे नर्वस टिश्यू के सेल्स हैं, उनके बताया हुआ कि कहाँ से डिराइव होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब हम बात कर सकते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की। एक इम्पोर्टेंट यू वर्ल्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर दूं कि वो आपसे पूछते हैं अक्सर कि व्हाट इज द राइट टाइम फॉर द वुमेन to start taking folate supplements. So all childbearing age women should take folate supplement. ऐसे नहीं है कि if she is planning for pregnancy and she comes to find out कि वो pregnant हो गई है and now she should start taking folate. हो सकता है जब उसको पता चले वो प्रेगनेंसी होगी, हो सकता है कि 4-5 हफ्ते वैसे गुजर गए हों, और न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट शुरू ही तीसरे चौथे हफ्ते में हो जाती है, तो तब तक हो सकता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज हो चुकी हों। तो इट इज आइडियल टू टेक द फोलेट फॉर ऑल चाइल्ड बेयरिंग एज वुमेन। ठीक है, तो अब हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो वन मोर थिंग, ये जो आपका नर्वस टिश्यू होता है ना, खास तौर पे जो फीटस का नर्वस टिश्यू होता है, इट इज रिच इन टू सब्सटेंसेस। वन इज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, क्योंकि एसिटाइलकोलिन इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर वो, और ब्रेन तो भरा हुआ है न्यूरॉन से, उसको चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर, उसको एंजाइम भी चाहिए उसको तोड़ने के लिए। तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, एंड वन मोर सब्सटेंस दैट इज रिटन हियर, मेरे जहन से निकल गया,
दैट इज AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन। तो ये दो सब्सटेंसेस नर्वस टिश्यू के अंदर काफी हाई अमाउंट्स में होते हैं। तो इफ देयर इज सम defect in the nervous tissue, a defect that exposes the nervous tissue to the amniotic cavity, क्योंकि आपको पता है fetus is surrounded by the amniotic cavity। अगर nervous tissue के अंदर कोई defect आ जाए तो ये substances they will leak into the amniotic cavity। तो there is a test, हम उसको कहते हैं amniocentesis। ठीक है, amniocentesis में आप क्या कहते हैं, you put in a syringe into the mother's womb and you take out small amounts of the amniotic fluid, और उसको आप लेबोरेटरी भेजते हैं असेसमेंट के लिए, बायोकेमिकल असेसमेंट के लिए। तो इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आपको ये इन दो सब्सटेंसेस के लेवल ज्यादा मिलेंगे, और आपको MCQ जो आएगा उसमें ये सब्सटेंसेस की वैल्यू दी होगी, बड़ी हुई रेज्ड वैल्यू बताई हुई होगी। तो वो एक हिंट बन जाता है कि यार ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लाइकली हो सकता है। तो ये दो सब्सटेंसेस दे वुड बी रेज्ड इन द एमनियोटिक फ्लूइड। हम वापस आते हैं। ठीक है? तो सबसे ये यहाँ पे उसने शुरू में वही बात की है जो मैं आपको बता रहा था। देयर इज फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब टू क्लोज कंप्लीटली बाय वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है इसमें, एंड एसोसिएटेड विद मैटरनल फोलेट डेफिशिएंसी। वो हमने डिस्कस कर ली क्या क्या वजह हो सकती है उसकी। एंड हाउ वी डायग्नोज द कंडीशन, अल्ट्रासाउंड एंड मैटरनल सीरम इंक्रीज AFP। हाँ, एक और चीज, नॉट ओनली इन द एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर तो रेज होंगे ही। सी एमनियोटिक फ्लूइड, उसके अंदर आई सेड कि ये दो सब्सटेंसेस AFP एंड एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम ये उसमें रेज्ड होंगे। लेकिन मैटरनल सीरम के अंदर भी AFP रेज्ड होगा। ठीक है, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज का जो है जिक्र वो है एमनियोटिक फ्लूइड के लिए, और वो 2022 तक के एडिशन में था, अब 2024 के एडिशन में उन्होंने निकाल दी है। लेकिन MCQs में फिर भी आता है, MCQs में फिर भी आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, आप इसको ना लिख लें साइड पे। तो हम सबसे पहला और सबसे सिंपल डिफेक्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, इसके अंदर क्या होता है, इसी ये सबसे पहले तो नॉर्मल देख लें, दिस इज द नॉर्मल। ये वर्टिब्री है, उसकी बॉडी है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये उसका स्पाइनस प्रोसेस है। इनसाइड हियर वी हैव meninges, ड्यूरा, लिप्टोमेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये नॉर्मल है, हर जगह अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर है। और वर्टिब्रल आर्च, ये वर्टिब्रल आर्च है, ठीक है, ये वर्टिब्रल आर्च कहते हैं इसको, और ये कंप्लीट है। अब हम स्पाइना बिफिडा को ओकल्टा को देखें तो इसके अंदर वर्टिब्रल आर्च के अंदर डिफेक्ट, दिस इज द डिफेक्ट, ये वर्टिब्रल आर्च इनकम्प्लीट है। लेकिन इसमें जो मेनिंजेस हैं वो इंटैक्ट हैं, न्यूरल टिश्यू इंटैक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट है। so there is no leakage of any substance, no leakage of neural tissue। तो इस सारे जो स्पाइनल जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं उसमें स्पाइना बिफिडा की एक्सेप्शन ये है कि इसके अंदर AFP लेवल और एसिटिलकोलिनेस्ट्रेज लेवल वो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूरल टिश्यू लीक ही नहीं हुआ ना। और एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इसकी क्या है, यू जहां पे ये डिफेक्ट होगा ना, ये ज्यादातर लंबोसेक्रल एरिया के अंदर होता है, लंबोसेक्रल एरिया के अंदर ये होता है। और जहां पे डिफेक्ट होता है वहां पे देयर इज अ स्किन डिंपल हो सकता है, और वहां पे यू मे फाइंड अ टफ्ट ऑफ हेयर। ठीक है, तो देयर इज फेलियर ऑफ कॉर्डल न्यूरल ट्यूब टू क्लोज बट नो हर्निएशन, कोई हर्निएशन नहीं है, ड्यूरा इज इंटैक्ट एंड यूजली एट लोअर वर्टिब्रल लेवल। जैसे मैंने आपको बताया, लोअर वर्टिब्रल लेवल से मुराद लंबोसेक्रल, लंबर या सेक्रल, associated with tuft of hair or skin dimple। So this was simple। नेक्स्ट है मेनिंजोसील, नाम उसका बता रहा है मेनिंजोसील, मतलब सिर्फ मेनिंजेस हर्निएट हुई हैं, तो ये दिस इज मेनिंजोसील।
इसके अंदर आप देखें सेम आर्च में डिफेक्ट है, लेकिन सिर्फ मेनिंजेस जो है हर्निएट कर रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड वहीं पर ही है। ठीक है, इसके अंदर चूंकि मेनिंजेस आर अ पार्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू, तो इसके अंदर यू वुड गेट इंक्रीज एएफपी एसिटाइलकोलिनेस्टरेज लेवल्स। ठीक है, एक्सेप्शन, जस्ट रिमेंबर द एक्सेप्शन, इसके अंदर नॉर्मल होगा, बाकी सब में रेज होगा। नेक्स्ट इज माइलोमेनिंजोसील। अब माइलोमेनिंजोसील के अंदर मेनिंजेस भी हर्निएट कर रही हैं और स्पाइनल कॉर्ड भी हर्निएट कर रही है। ठीक है, एंड लास्ट पर वी हैव माइलोशिसिस। माइलोशिसिस के अंदर ये होता है कि देखें, माइलोमेनिंजोसील के अंदर तो स्किन है, माइलोसिस के अंदर स्किन भी नहीं होती और ऐसे ओपन स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रही होती है ग्रॉसली। तो मैं, लेट मी सी इफ आई हैव अ पिक्चर फॉर दैट। जस्ट अ सेकंड। ये मैंने आपसे ग्रुप में शेयर की है पिक्चर, माइलोसिस हाउ इट लुक्स लाइक। तो दिस इज हाउ माइलोसिस लुक्स लाइक। ये आप देख सकते हैं ओपन, ऐसे जैसे वुंड होता है वैसे उसको स्पाइनल कॉर्ड उसकी एक्सपोज हुई भी है। तो दिस इज अ सेवेयर डिग्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फिर एक उसने टर्म लिखी है यहाँ पे, एनेनकेफेली। मैंने आपसे, जब हम डिस्कशन करे थे, मैंने बड़ा खास एम्फेसिस किया था न्यूरोपोर्स के ऊपर। ये मैं जो आपको बता रहा था न्यूरोपोर्स, मैंने आपसे कहा था एक क्रेनियल होता है और एक कॉर्डल होता है। अब इफ देर फॉर सम रीजन देर इज फेलियर, और इन दोनों ने बंद होना होता है, सो इफ देर इज फेलियर ऑफ द cranial neuropore to close, then क्या होगा, यू गेट दिस पैथोलॉजी एनेनकेफेली। एनेनकेफेली। अब एनेनकेफेली का सबसे पहले आपको मैं पेशेंट दिखा देता हूँ, आपको नजर कैसा आएगा। इसकी यूवर्ड में आ जाती है तस्वीर, तो मी शेयर इट विद यू। और इसका अल्ट्रासाउंड पे एक खास करेक्टरिस्टिक इमेज आती है, उसको हम कहते हैं फ्रॉग साइन। तो ये रहा, ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ पेशेंट ऑफ एनेनकेफेली। इसका जो क्लेवेरियम है, क्लेवेरियम इज कॉल्ड टॉप ऑफ द हेड, द क्लेवेरियम द हेड। एक तो हेड अंडर डेवलप्ड है साइज में, और दूसरा ओपन है। जैसे ये वुंड ओपन था ना माइलोसिस का, वैसे इसका हेड ऊपर से ओपन होता है, इट फेल्स टू क्लोज। ठीक है, ये होता है एनेनकेफेली के अंदर। और अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको ये नजर आता है, दिस फीटल हेड, ये उसकी ऑर्बिट्स हैं दोनों, और ये उसका अंडर डेवलप्ड हेड। होना तो ऐसे चाहिए था, इतना होता, लेकिन ये दिस इज एम्प्टी। तो ये ऐसा लगता है कि ऐसे फ्रॉग का होता है ना सर, तो ये फ्रॉग साइन है, दिस व्हाट यू सी ऑन अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इन पेशेंट ऑफ, इन अ मदर हु इज हैविंग अ बेबी हु इज हैविंग एन एनकेफेली। ठीक है, तो ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फेलियर ऑफ रोस्ट्रल न्यूरोपोर टू क्लोज, रोस्ट्रल को क्रेनियल भी कहते हैं, क्रेनियल। ठीक है,
तो देर इज नो फोर ब्रेन, ओपन क्लेवेरियम, ओपन हेड होगा, और इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद पॉलीहेड्रमनियोज। ठीक है, पॉलीहाइड्रोमनियोज इसमें क्यों होता है? थ्रू आउट फर्स्ट एड आपको काफी सारी कॉजेज मिलेंगी, ओलिगोहाइड्रोमनियोज की भी मिलेंगी, पॉलीहाइड्रोमनियोज की भी मिलेंगी। uh, लेकिन पॉलीहाइड्रोमनियोज यहाँ पे क्यों हो रहा है, पहले तो आप समझे कि पॉलीहाइड्रोमनियोज होता क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड इफ इट इज एबनॉर्मली ग्रेटर इन वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोज। अब एमनियोटिक फ्लूइड की भी ना सर्कुलेशन होती है, एंड मोस्ट ऑफ इट इज ड्रंक बाय द फीटस। फीटस उसको पीता है, उसी में से यूरिन अपना प्रोड्यूस करता है, और कुछ प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर देता है, तो इससे से इसकी सर्कुलेशन होती रहती है। लेकिन ये वाला जो फीटस है एनकेफेली वाला, इसका दिमाग ही कोई नहीं है, और जिसका दिमाग ही नहीं है उसको पता ही नहीं है कि ड्रिंक कैसे करना है, स्वॉलो कैसे करना है। ही दैट पेशेंट, दैट बेबी, दैट फीटस डज नॉट नो हाउ टू स्वॉलो। तो जब उसको पता ही नहीं है स्वॉलो कैसे करना है, तो एमनियोटिक फ्लूइड पूल अप होता रहेगा एमनियोटिक कैविटी के अंदर, दैट इज वाई पॉलीहाइड्रोमनियोज हो जाता है इनके अंदर। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है, डिक्रीज फीटल सॉल्विंग ड्यू टू लैक ऑफ न्यूरल कंट्रोल। नेक्स्ट वी हैव होलोप्रोसेंसेफली। ये, अब जो पीछे मैं आपसे बार बार एम्फेसिस कर रहा था, एस एच एच का सोनिक है जो प्रोटीन, होलोप्रोसेंसेफली के अंदर देयर इज म्यूटेशन ऑफ एस एच एच। ठीक है, म्यूटेशन ऑफ एस एच एच। और मैंने आपसे बताया था एस एच एच का क्या काम था, फोर ब्रेन को डिवाइड करे दो पार्ट्स में। Holoprosencephaly के अंदर there is, because there is mutation of SHH, there are abnormal SHH proteins, and hence there is failure of this division. There is failure of forebrain prosencephalon to divide into two cerebral hemispheres. तो उससे क्या होगा, आप अगर पिछले सफे पर ही देखें, तो प्रोसेंसेफेलॉन से टीलेंसेफेलॉन बन रहा था, उससे दो लैटरल वेंट्रिकल्स बन रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, और दोनों साइड पे बेसल गैंग्लिया भी बन रहे थे, राइट पर लेफ्ट पर। अब बजाय इसके कि दोनों साइड पे राइट लेफ्ट बेसल गैंग्लिया हो, फ्यूज्ड बेसल गैंग्लिया होंगे। बजाय के राइट साइड लेफ्ट साइड पे अलग बेसल गैंग्लिया, फ्यूज बेसल गैंग्लिया होंगे। और बजाय इसके कि दो अलग अलग वेंट्रिकल हों, एक ही लार्ज वेंट्रिकल होगा, उसको हम कहते हैं मोनोवेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैन के ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया हुआ है, दिस इज अ मोनोवेंट्रिकल। मोनो मतलब एक। ठीक है, एसोसिएशंस, और एसोसिएशंस क्या है इसमें, मे बी सीन विद टाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13, एंड फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ठीक है, लेकिन जो बड़ी चीज है इसमें मोनोवेंट्रिकल एंड फ्यूज्ड बेसल गैंग्लिया, ये दो बड़ी इसकी जो की बज़वर्ड्स हैं वो ये हैं। फिर इसके साथ आपको कुछ चीजें और भी मिल जाएंगे, ये आपको कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, हाइपोटेलरिज्म, साइक्लोपिया, प्रोबोसिस। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मतलब है एक एक का। This is hypotelorism. Hypotelorism is actually decreased distance between the orbits. आंखें एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। ठीक है, this condition is called cyclopia. जब आंखें करीब आते 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 एक ही ऑर्बिट बन जाता है और फ्यूज हो जाता है। हो सकता है एक ऑर्बिट के अंदर दो आंखें भी हो सकती हैं और एक आंख भी हो सकती है, तो दिस इज साइक्लोपिया। एंड लास्ट पर प्रोबोसिस, ये एक्चुअली मंकी है एक, और उसका ये नाक कुछ इस तरह से है, इसको प्रोबोसिस कहते हैं। तो ऐसा के स्ट्रक्चर्स फीटस के फेस पे बन जाते हैं। तो ये एसोसिएशंस हैं इसकी होलोप्रोसेंसेफली की। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करने लगा हूँ, एंड यू टेल मी व्हाट यू फाइंड peculiar अबाउट इट। ये एक ब्रेन है, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इसमें क्या नजर आ रहा है।
ये here. यस डॉक्टर अक्षप, इसमें कोई सल्काए गहराई ही नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है ये ब्रेन। तो दिस इज कंडीशन कॉल्ड लिसेनसेफली। ओके, दिस इज लिसेनसेफली, कॉल दिस लिसेनसेफली। फेलियर ऑफ न्यूरल माइग्रेशन, उसके जैसे स्मूथ ब्रेन बनता है, लैक्स सल्काई एंड गहराई। और आप इसके स्कैन देखें तो ये देखें, बिल्कुल स्मूथ ब्रेन सरफेस है। दिस इज व्हाट यू गेट इन लिसेनसेफली। ये लास्ट पेज है, बस आज ये दो तीन और पैथोलॉजीज करके वाइंड अप करते हैं। पोस्टीरियर फोसा मैलफॉर्मेशंस, पोस्टीरियर फोसा मैलफॉर्मेशंस। आप अगर ब्रेन को, क्रेनियम को अंदर से व्यू करें, उसके अंदर फोसा बने हुए होते हैं, उनके हम कहते हैं क्रेनियल फोसा, जो कि होते हैं तीन। तो लेट मी शेयर विद यू पिक्चर। एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल cranial fossa and posterior cranial fossa। ये आप देखें, ये हैं वो तीन फोसास। ठीक है, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर आपका सेरिबेलम होता है। ठीक है, सेरिबेलम एंड योर ब्रेन स्टेम, पोन्स, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडल्ला, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पैथोलॉजी हो जाए, तो वो पैथोलॉजीज कैसी कैसी हो सकती हैं वो हम अब देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले उसने जिक्र किया हुआ है क्यारी मैलफॉर्मेशंस का, क्यारी वन एंड क्यारी टू। क्यारी वन एंड क्यारी टू, ये दोनों, दीज आर रिलेटेड टू द herniation ऑफ cerebellum। cerebellum foramen magnum के थ्रू, फोरमन मैग्नम में आपको बता दूं, दिस इज द फोरमन मैग्नम, ये फोरमन मैग्नम है। तो सेरिबेलम क्या करता है, इट स्टार्ट्स टू herniate थ्रू दिस फोरमन मैग्नम इन कैरी malformations। अब कैरी वन और कैरी टू में फर्क क्या है? फर्क है एक्सटेंट ऑफ herniation, कितना एक्सटेंशन कितनी हो रही है। तो उस एक्सटेंशन जानने के लिए यू फर्स्ट मस्ट बी फेमिलियर विद सम पार्ट्स ऑफ द सेरिबेलम। ठीक है, तो मी शेयर इट विद यू। हाँ जी, ये सेरिबेलम है। मैं आपको थोड़ा सा ओरिएंटेशन दे देता हूँ। यू आर लुकिंग एट इट इन्फीरियरली, आप इसको नीचे से देख रहे हैं, सच दैट ये दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, ये पोस्टीरियर साइड है और ये एंटीरियर साइड है। ठीक है, आप इसको नीचे से सेरिबेलम को देख रहे हैं। और ये जो सबसे इंफीरियर पार्ट है ना, ये दीज आर टॉन्सिल्स, दिस पार्ट, ये टॉन्सिल्स। ठीक है, बस मैं आपको ये बताना था कि टॉन्सिल्स कैसे दिखते हैं। और जो सेंट्रल पार्ट होता है ना सेरिबेलम का, उसको हम कहते हैं वर्मिस। ये वाला जो पार्ट होता है ना सेरिबेलम का, उसको वर्मिस कहते हैं। ये सेरिबेलम, सेरिबेलर के जो दो लोब्स हैं, ये राइट लोब लेफ्ट लोब को जो कनेक्ट करता है आपस में, दैट इज वर्मिस। और वर्मिस के साइड पे वी हैव टॉन्सिल्स। बस ये आपको एक ओरिएंटेशन देनी थी स्ट्रक्चर्स की। अब हम चलते हैं वापस फर्स्ट एड पे, कैरी वन और कैरी टू। कैरी वन के अंदर देर इज herniation ऑफ द टॉन्सिल्स, देर इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिबेलर टॉन्सिल्स। ठीक है, थ्रू फोराmen मैग्नम। अब इसकी एग्जाम में आपको सवाल कैसे आएगा? पेशेंट
एसिम्टोमेटिक होगा बचपन में, उसे कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। एडल्टहुड के अंदर जाके वो कंप्लेन करेगा हेडेक की, खास तौर पे हेडेक विच वर्सन्स विद कफ, ऐसा हेडेक विच वर्सन्स विद कफ, तो ऐसी कंप्लेन करेगा वो। और इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, आगे ही इसी पेज पे एक और पैथोलॉजी है, उसके साथ अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये दिस इज अबाउट कैरी वन। कैरी टू के अंदर क्या होता है? कैरी टू के अंदर टॉन्सिल्स भी हेर्निएट करते हैं, वर्मिस भी हेर्निएट करता है, और कुछ पार्ट मेडल्ला का भी हेर्निएट करता है। ठीक है, इसने लिखा हुआ है कि यूजुअली एसिम्टोमेटिक इन चाइल्डहुड, manifests in adulthood with headaches that are worsened with coughing और कुछ सेरिबेलर सिम्टम्स। सेरिबेलम पे हम बात करेंगे आगे, लेकिन सेरिबेलम की ब्रीफली मैं आपको बता दूं सेरिबेलम का काम क्या होता है। सेरिबेलम का काम होता है मोटर कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, जो मोटर कंट्रोल है आपका सारा, ये जो मैं हाथ पैर हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपके साथ, ये इसकी जो मेजर सिग्नल है वो तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आता है, जो मोटर कॉर्टेक्स है आपका, वहां से। लेकिन वहां से पहले सिग्नल्स जाते हैं सेरिबेलम में, और ये सारी ये सिग्नल्स हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन होती है सेरिबेलम के अंदर। तो सेरिबेलम अगर किसी बंदे का खराब हो जाए तो उसकी मसल कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगी, उसको सेरिबेलर साइंस आना शुरू हो जाएंगे। तो जो बड़े क्लिनिक में हम देखते हैं सेरिबेलर साइंस, उसका बैलेंस खराब हो जाएगा, और कुछ मूवमेंट्स वो नहीं कर सकेगा। जैसे कि हम क्लिनिक के अंदर कुछ साइंस करवाते हैं, हम कहते हैं पेशेंट से कि फिजिशियन अपनी फिंगर करता है, उसको हम कहते हैं फिंगर नोज टेस्ट, सिंपल टेस्ट चेक करने के लिए कि उसकी इंटैक्ट है मसल कोऑर्डिनेशन के नहीं। तो हम उसको कहते हैं कि पेशेंट को अपनी नोज टच करो टिप, और मेरी फिंगर टच करो। तो अगर तो वो टच कर रहे तो वो ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे, मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगा, ऐसे ऐसे। तो दिस शोज के उसमें सेरिबेलर साइंस आ रहे हैं। इसी तरह से और सेरिबेलर साइंस भी हैं, डिस्फेगिया, डिसआर्थरिया, उसे सही से बोला नहीं जा रहा, स्पीच कोई इश्यूज आ रहे हैं उसको, तो ये भी सेरिबेलर साइंस है। तो ये वाले मसले उसको आना शुरू हो जाएंगे कैरी वन को इन द एडल्टहुड, बचपन बचपन में उसको कुछ नहीं होगा। फिर अब हम आते हैं कैरी टू के ऊपर। ये मैं आपको बताया था कि इट इज एसोसिएटेड विद स्पाइनल कॉर्ड कैविटेशंस, इनको हम कहते हैं सिरिंजोमाइलिया। सिरिंजोमाइलिया ये भी नीचे हमने डिस्कस करना है बड़ी डिटेल में। ठीक है, अब हम बताएं कैरी टू मैलफॉर्मेशन। कैरी टू के अंदर क्या होगा? कैरी टू में देर इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिबेलम, वर्मिस भी, टॉन्सिल्स भी, और मेडल्ला भी साथ ही। तो दो स्ट्रक्चर्स, इसमें एक था, इसमें दो। ठीक है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करता हूं अब, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया, और आप मुझे बताएं आपको उसमें क्या क्या नजर आ रहा है। तो एक तो पिक्चर ये है, तो इसमें यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व के सेरिबेलर के जो टॉन्सिल्स हैं वो हर्निएट करें नीचे। तो दिस इज सिंपली कैरी वन। ठीक है, दिस इज कैरी वन। ये पिक्चर आप ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं आपको क्या क्या नजर आ रहा है इसके अंदर। इसमें दो बड़ी फाइंडिंग्स हैं। यस, वेंट्रिकुलोमेगेली है, डॉक्टर नक्शा, डॉक्टर तैमूर, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। इसमें आप देखें बड़ा, यस डॉक्टर नक्शा, सीपिंग भी इसमें भी है। तो इसमें आप देखें, एक तो मैं आपसे एक नॉर्मल, बल्कि एक नॉर्मल स्कैन भी शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। बल्कि दिस इज समवट नॉर्मल, ये कुछ हद तक नॉर्मल है, मतलब अगर हम वेंट्रिकल्स की सिर्फ बात करें। तो यार देखें, ये लेटरल वेंट्रिकल है इस पेशेंट का। ठीक है, और ये उसकी सेरिब्रल एक्वीडक्ट है, ये उसका फोर्थ वेंट्रिकल है।
और ये कुछ पोर्शन उसका हर्निएट करे नीचे को सेरिबेलम का। वेयर एज इस पेशेंट के अंदर आप देखिए, आपको एक बड़ा सा वेंट्रिकल आपको नजर आ रहा है, दिस इज ह्यूज वेंट्रिकल। तो दिस शोज के इस पेशेंट को हाइड्रोसेफेलिस है, हाइड्रोसेफेलिस। ठीक है। और उसने खास तौर पे मेंशन किया है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस, नॉन कम्युनिकेटिंग। अब हाइड्रोसेफेलस आगे बड़ी डिटेल में डिस्कस होना है, मैं आपको बड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। आप अगर ऑब्जर्व करें ना यहाँ पे, ये सेरिबेलम है और इसका ये काफी ज्यादा पोर्शन नीचे को सीप डाउन कर रहा है। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये देखें, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट यहाँ से गुजरती थी, वो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई है यहाँ पे। सेरिबेलम ने उसको बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से सीएसएफ का फ्लो नहीं हो पा रहा। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस नॉन कम्युनिकेटिंग। देयर इज a break in the communication between the third ventricle and the fourth ventricle, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। ठीक है। तो ये इसके अंदर तीन फाइंडिंग्स आपको मिल गई। एक तो आपने देखा हाइड्रोसेफेलस है, फिर आपने देखा कि सेरिबेलम नीचे को सीप कर रहा है, और तीसरी आपने देखा कि एक्विडक्ट बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई है। तो दिस व्हाट इज हैपनिंग इन कैरी टू malformation. तो कैरी टू इज ऑफ्टन associated with hydrocephalus, non-communicating hydrocephalus। तो हम वापस आते हैं फर्स्ट एड के ऊपर। तो अगेन उसने बताया अभी नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस मोर सवेयर देन कैरी वन, और इस इट विल प्रेजेंट अर्ली इन लाइफ, और वही सारे सिम्टम्स, डिस्फेगिया, स्ट्राइडर, एपनिया। अच्छा, एपनिया क्यों हो रहा है? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द रीजन फॉर एपनिया? एपनिया इस पेशेंट को क्यों हो रहा है? तो रिमेंबर, एपनिया मतलब उसको सांस लेने में मसला है। ही इज ही इजंट एबल टू ब्रीथ। यस डॉक्टर नक्शा, ब्रेन सेंटर्स। ये देखिए, उसने उसने बात की थी जो, हाँ बिल्कुल डॉक्टर नक्शा, आपने ठीक बताया। ये मेडल्ला के अंदर ना आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, और इसके अंदर मेडल्ला जब डाउनवर्ड डिस्प्लेस होता है तो इट माइट गेट ऑब्स्ट्रक्टिव, उसके ऊपर कुछ प्रेशर पड़ सकता है, जिसकी वजह से ही में गेट एपनिया। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, कैरी वन की एसोसिएशन है सरिंजोमाइलिया के साथ, कैरी टू की एसोसिएशन है विद माइलोमेनिंजोसील, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, यूजुअली लंबोसेक्रल। तो दिस वाज अबाउट द कैरी मैलफॉर्मेशंस। अब हम बात करते हैं डैंडी वॉकर मैलफॉर्मेशन की। डैंडी वॉकर मैलफॉर्मेशन जाने से पहले मैं थोड़ी सी आपको ना नॉर्मल एनाटमी बता दूं। लेट्स गो बैक। जी आप देखें, you can see के this is the fourth ventricle, right? This is the fourth ventricle। आप थोड़ा सा ना रिलेशनशिप्स को समझें फोर्थ वेंट्रिकल की। फोर्थ वेंट्रिकल के बिल्कुल पोस्टीरियरली ना वर्मिस होता है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेरिबेलम। और जो ये वाला एरिया है ना, दिस एरिया, ये जो सी एस एफ फ्लो कर रहा है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं सिस्टर्ना मैग्ना। ठीक है, सिस्टर्ना मैग्ना। अब इसको मैं एक अलग व्यू में दिखाता हूँ आपको। ये ले लीजिए, दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द एंटीरियर पार्ट। यहाँ पे, अब यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल है, यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल है, यहाँ पे है सिस्टर्ना मैग्ना, एंड इन द सेंटर वी हैव वर्मिस, सेरिबेलर वर्मिस। डैंडी वॉकर सीक्वेंस के अंदर क्या होता है कि ये जो सेरिबल वर्मिस है, ये सेरिबेलर वर्मिस है, इसकी एजेनेसिस हो जाती है, ये बनता ही नहीं है।
ठीक है, ये सिरे से बनता ही नहीं है। तो what we get is an empty space। अब आप खुद अंदाजा करें, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। मैं इसको अच्छे से रिमूव कर दूं, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। तो आपका जो फोर्थ वेंट्रिकल था वो यहाँ पे था, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल था। तो ये स्पेस अब फोर्थ वेंट्रिकल की बढ़ जाती है, इट बिकम्स अ लार्ज सिस्टिक स्पेस। क्योंकि पहले वर्मिस था यहाँ पे, अब सिस्टर्ना मैग्ना और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो एक लार्ज कैविटी बन जाती है, लार्ज सिस्टिक स्पेस। तो ये दिस इज व्हाट हैपेंस इन डैंडी वॉकर सीक्वेंस, डैंडी वॉकर मैलफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, ये बचा हुआ सेरिबेलम है, एंड दिस इज रेस्ट ऑफ द सिस्टिक स्पेस। ठीक है, तो देयर इज एजेनेसिस ऑफ सेरिबेलर वर्मिस, cystic enlargement of fourth ventricle, and this is also associated with non-communicating hydrocephalus। ठीक है, so now we can move ahead with our other pathologies। hmm लास्ट पे आज का जो लास्ट का टॉपिक है हमारा, दैट इज सिरिंजोमाइलिया। सिरिंजोमाइलिया, सिरिंजोमाइलिया को समझने से पहले थोड़ी सी आपको ओरिएंटेशन होनी चाहिए अबाउट द ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स आगे डिस्कस हुए हुए हैं, हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक ट्रैक्ट आपको समझना है, दैट इज द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक, आपकी जो सेंसेशंस है ना सारी बॉडी की, खास तौर पे पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन, आपको पता है जो आपके स्पाइनल कोड है उसमें डोर्सल हॉर्न्स होते हैं और वेंट्रल हॉर्न्स होते हैं। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको बल्कि बताता हूँ, ऑन व्हाइट बोर्ड। हम्म तो इसी, these are your dorsal horns, dorsal horns, and these are your ventral horns। स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन दिखा रहा हूँ, सेंट्रल पे कैविटी। अब मैं ड्रॉ करने लगा हूँ सेंसरी इनपुट। पहले लेफ्ट साइड की यहाँ से आनी है, राइट साइड की यहाँ से आनी है, दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट। तो यहाँ से आएगी, नर्व फाइबर आते हैं, एंड यहाँ पे ना साइनैप्स करते हैं वो। ठीक है, साइनैप्स का बड़ा आसान सा मतलब आपको बता दूं, एक न्यूरॉन के साथ दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है बस, यहाँ से एक और न्यूरॉन शुरू हो जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की। स्पाइनोथैलेमिक नाम से जाहिर है, स्पाइन से लेके स्पाइनल कोर्ड से उसने कहा जाता है ना थैलेमस तक जाना है, क्योंकि पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन थैलेमस तक जाती है। तो यहाँ से दिस वाज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, और यहाँ से फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हो गया, दिस इज द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन विल क्रॉस दिस पार्ट। मेरा थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया स्पाइनल कोड, ये अब कंप्लीट हो गया। ये यहां से गुजर के उसने ऐसे ट्रेवल करना है ऊपर को। ठीक है, तो अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें ना, तो
ये वाला एरिया लेबल हुआ होता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो थोड़ा सा वाइट, बिकॉज आप देखिए मैं इसको थोड़ा सा कलर कर दूं, ये तो सारा है ना, ऑल ऑफ दिस, ये तो ग्रे मैटर है, ये सारा ग्रे मैटर है। ठीक है, ये थोड़ा सा वाइट मैटर है, इसको हम, ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर, इसको हम कहते हैं एंटीरियर कमिशर। एंटीरियर कमिशर बड़ी तंग सी जगह, यहां से ये गुजर के जाते हैं फाइबर्स। अब सिरिंजोमाइलिया के अंदर क्या होता है, सिरिंजोमाइलिया के अंदर ये होता है कि एक सिस्टिक कैविटी बन जाती है यहाँ पे। मैं इसके लिए ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूँ। ऐसे एक सिस्टिक कैविटी बन जाती है। ठीक है, एंड दैट सिस्टिक कैविटी प्रेसेस अपॉन द एंटीरियर कमिशर, उसके ऊपर प्रेशर डालती है ऐसे। अब जाहिर है जब इसके ऊपर प्रेशर डलेगा तो नर्व इम्पल्सेस कैसे आगे ट्रांसपोर्ट होंगी, कैसे आगे तक इम्पल्स जाएगी, तो सिग्नल्स जाना बंद हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक तरफ नहीं हो रहा, जिस तरह लेफ्ट की राइट पे जा रही है ना, इसे से जो राइट से आ रही होती हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे सिनेप्स करती हैं, और यहाँ से ही दूसरा न्यूरॉन ट्रेवल अक्रॉस करके ऑपोजिट साइड का ऊपर जाता है। तो राइट साइड की भी सेंसेशन आना बंद, लेफ्ट साइड की भी सेंसेशन आना बंद। किस ट्रैट की, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैट की। और इसकी कौन सी सेंसेशन है, इसकी सेंसेशन है पेन एंड टेम्परेचर। और ये प्रोसेस ज्यादा किस रीजन में होता है, ये सर्वाइकल रीजन में ज्यादा होता है, थोरैसिक, अपर थोरैसिक या सर्वाइकल रीजन में। तो अब हम देख सकते हैं, अब हम थोड़ा सा देख सकते हैं इसको। तो वही वाली बात जो मैंने की थी, ये आपकी सेंसेशन आ रही है, ये यहाँ पे साइनैप्स हुआ, ये एंटीरियर वाइट कमिशर से क्रॉस करके दूसरी यहाँ से फिर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से ऊपर, कौन सी सेंसेशन है, पेन और टेम्परेचर की। लेकिन यहाँ पे अब क्या बन गया, एक सिस्टिक कैविटी बन गई जो कंप्रेस करी है एंटीरियर वाइट कमिशर को। देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड ग्लियोसिस लाइन कैविटी। ग्लियोसिस के ऊपर आगे बड़ी बात होनी है, अगले पेजेस पे हम इस पर बात करेंगे। ग्लियोसिस लाइन कैविटी विद स्पाइनल, विद इन स्पाइनल कॉर्ड, ये आपको एमआरआई के ऊपर भी नजर आ रही है, दिस इज द कैविटी। अब पिक्चर ए के ऊपर एक और फाइंडिंग भी है, रेड एरो से नजर आ रही है आपको, इस पर बात करते हैं अभी। तो फाइबर्स क्रॉसिंग द एंटीरियर वाइट कमिशर आर टिपिकली फर्स्ट डैमेज। तो इससे क्या होगी, एक केप लाइक लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन। क्योंकि ये मोस्टली लीजन इज C2T9 लेवल पर होती है, तो आपकी सेंसेशन ज्यादा जाती है अपर लिम्स की, अपर लिम्स की पेन और टेम्परेचर सेंसेशन चली जाती है। ठीक है, और ये जब ज्यादा एक्सपैंड कर जाए, ये अगर ज्यादा एक्सपैंड कर जाए तो ये आपके जो लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन्स क्या होती हैं। लेकिन ये अगर एंटीरियर हॉर्न तक फैल जाए, लेकिन स्टेप 1 के लेवल पे मैंने कोई MCQ यू वर्ड में नहीं देखा कि इतना वो फैल गया हो, वो ज्यादा यहीं यहीं तक ही रखते हैं आपको। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन सिरिंजोमाइलिया। अब एग्जाम में सवाल कैसे आता है, सवाल ऐसे आता है कि बच्चा है, अ, और या एडल्ट है, और वो आता है इमरजेंसी के अंदर हाथ जला के, और वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला मेरा हाथ जल गया। और वो आप उससे हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री में बताएगा कि उसका बड़ी दफा हाथ कट चुका है, हाथ जल चुका है, वो भी किसी पेन के बगैर, क्योंकि उस बेचारे की सेंसेशन ही नहीं आ रही, उसको कैसे पता चलना है। तो ये बड़ा टिपिकल सा सिनेरियो इस तरह का होगा, आपने फॉरेन सिरिंजोमाइलिया सोचना है। अब आप इसके जो साथ स्कैन दिया हुआ है ना, थोड़ी सी उस पर तवज्जो दें, फिर हम लेक्चर खत्म करते हैं। ये स्कैन आप देखें, इस पे दो एरोज उसने ड्रॉ किए हैं। येलो एरो आपको शो कर रहा है सिरिंजोमाइलिया, लेकिन रेड एरो आपको
एक और फाइंडिंग बता रहा है विच इज टॉन्सिलर हर्निएशन। क्या? यस डॉक्टर तैमूर, यूर करेक्ट। तो ये इसने बड़ा अच्छा इसने एक चूज किया स्कैन, इसने दोनों दिखा दी हैं एक ही के अंदर, क्योंकि उसने शुरू में मेंशन किया था क्यारी वन के अंदर दैट क्यारी वन malformation इज एसोसिएटेड विद सिरिंजोमाइलिया। तो ये दोनों इकट्ठे मिलना, इकट्ठे मिल सकते हैं आपको, इकट्ठे में जैसे कि इस तस्वीर के अंदर ये दोनों इकट्ठे हैं। तो दिस was about today's lecture.